अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। जवान लड़की का किसी के साथ लापता हो जाना जुर्म नहीं होता, बशर्ते कि लड़की बालिग हो और उसे अगवा न किया गया हो। लड़की का लापता हो जाना कोई कहानी भी नहीं होती, बस इतनी सी बात होती है कि कोई लड़की किसी को चाहती है और जज्बात के हाथों मजबूर होकर उस आदमी के साथ घर से निकल जाती है। कहानियाँ और ड्रामे इसके बाद शुरू होते हैं। ये ड्रामाई दास्तान भी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, एक जवान लड़की की गुमशुदगी के बाद शुरू हुई थी। मेरे थाने में जो गांव आते थे उनमें एक गांव ज़रा बड़ा था। ऊंची हवेलियों और ऊंची ज़ात वालों के एक घर से एक जवान और खूबसूरत लड़की लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी के एक रोज़ बाद उसका बाप, बड़ा भाई और नंबरदार थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि लड़की उठाई गई है या चली गई है। जवाब सुनने से पहले मैंने लड़की के बाप और भाई से ये कहा कि मुझे सही सही जवाब दें और मुझे लड़की के मुतालिक हर एक बात बिल्कुल सही बताएं। बाप ने बताया कि मालूम तो ऐसा होता है जैसे लड़की खुद गई है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि घर से कुछ जेवर और कुछ नकदी जो 5 और 10 रुपए के नोटों की शक्ल में थी गायब है। मैंने जब लड़की की उम्र पूछी तो बाप ने 18 से 19 साल बताई, यानी लड़की बालिग थी। मैंने उसे कहा कि वो रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो मैं लिख लूँगा, लेकिन नज़र यही आता है कि लड़की बाकायदा तैयारी करके किसी के साथ गई है। हो सकता है कि वो उस आदमी के साथ मजिस्ट्रेट के पास चली जाए और बयान दे दे कि वो अपनी मर्जी से आई है। लेकिन मलिक साहब, नंबरदार ने कहा, यहाँ मामला कुछ और भी मालूम होता है। इनका नौकर भी लापता है और इनका बड़ा अच्छा कुत्ता जो रात को रखवाली के लिए घर से बाहर खुला रहता है वो भी गायब है। इससे जाहिर होता है कि ये नौकर की बदमाशी है और वो जेवर और नकदी का चोर है। क्या नौकर बदमाश किस्म का आदमी था? मैंने पूछा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों ने बारी बारी मुझे बताया कि नौकर बदमाश नहीं था। जनाब मलिक साहब, लड़की के बाप ने कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये नौकर इतनी जलील हरकत इतनी ज़्यादा दिलेरी के साथ करेगा। नौकर के मुतालिक मैंने इनसे बहुत सारी बातें पूछी। इनसे यही पता चलता था कि ये नौकर सीधा सादा सा देहाती था, दुबला पतला था और उसका रंग गहरा सांवला था। मैंने इन लोगों के जवाबों से ये अंदाज़ा लगाया कि नौकर इस काबिल नहीं था कि ऊंचे ख़ानदान की इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ घर से निकल जाती। मुझे ये ख्याल आया कि लड़की किसी अमीर कबीर आदमी के साथ गई है और इन दोनों के दरमियान मुलाकातों वगैरह का जरिया नौकर था और लड़की नौकर और कुत्ते को खुद साथ लेकर गई है। इससे यह भी जाहिर होता था कि लड़की जिसके पीछे पड़ गई है वो कोई बड़ा जागीरदार या नवाब किस्म का आदमी होगा। उसने लड़की से कहा होगा कि नौकर के साथ आ जाना। मैंने बेदिली से रिपोर्ट दर्ज कर ली और इन लोगों से लड़की, नौकर और कुत्ते का तफसीली हुलिया मालूम करके लिख दिया। ये हुलिया मुझे दूसरे थानों को इश्तहार शोर गौगा के ज़रिए भेजना था। इस वारदात की जो दीगर कागजी कार्रवाइयाँ की उसके साथ आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये खासी लंबी कार्रवाइयाँ होती हैं। मैंने गुमशुदा लड़की के बाप और भाई को अलग करके लड़की के मुतालिक मालूम किया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि लड़की नेक चलन और सीधी तबीयत की थी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था। इनके बाद मैंने नंबरदार से पूछा। उसने ज़रा तफसील से बताया कि लड़की खासी शौक और होशियार थी, चाल चलन की ठीक थी। कोई ऐसा सबूत या इशारा नहीं मिलता था जिससे पता चलता कि फलां शख्स के साथ उसके अच्छे या बुरे मरासिम हैं। मेरे पूछने पर नंबरदार ने बताया कि लड़की में घर से किसी के साथ भाग निकलने की जुर्रत बहरहाल मौजूद थी। मैंने इन तीनों को ये कहकर रुखसत कर दिया कि मैं अगले रोज़ उनके गांव आऊँगा। ये ऐसी वारदात नहीं थी कि मैं फ़ौरन उठता और दौड़ पड़ता। इन लोगों ने खुद ही मुझे बताया था कि लड़की उठाई नहीं गई, खुद गई है। मैंने उस रोज़ सिर्फ कागजी कार्रवाई की और इश्तहार शोर गौगा जहाँ जहाँ भिजवाना था तहरीर करवा के भिजवा दिया। लड़की पर ज़्यादा से ज़्यादा ये केस बनता था कि वो जेवरात और नकदी ले गई है, लेकिन वो उसका अपना घर था और उस माल को वो अपना माल कह सकती थी। नौकर ने दरमियान में आकर मामला ज़रा बदल डाला था। मैं उसके खिलाफ ये केस बना सकता था कि रकम और जेवर उसने चोरी किए हैं,
लेकिन लड़की का सिर्फ इतना कह देना काफ़ी होता कि ये माल उसने खुद घर से निकाला है और ये उसकी अपनी मिल्कियत है। इसका मतलब ये था कि माँ बाप के लिए ये मामला जितना भी संगीन था, कानून के लिए कुछ भी नहीं था और आखिर में नतीजा सिफर ही निकलना था। मैं अगले रोज़ लड़की के गांव सिर्फ इसलिए चला गया कि मुझे इस केस की फाइल में कुछ न कुछ तो लिखना ही था और लड़की के वालिदैन को ये तासुर देना था कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। ये गांव मेरे थाने के कस्बे से 3 मील से कुछ ज़्यादा ही दूर था। गांव में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर बराबर थी। सिखों की आबादी बहुत थोड़ी थी। छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर मुसलमानों की थीं। 3-4 बड़े ज़मींदार हिंदू भी थे। ये बताने से मेरा मतलब यह है कि गांव पर मुसलमानों का ग़ुलबा था और इनके 3-4 ख़ानदान गांव के हाकिम थे। ये लड़की इन 3-4 ख़ानदानों में से एक ख़ानदान की थी और ये ऊंची ज़ात के लोग थे। मैंने लड़की के घर जाकर सारे मकान को अंदर से देखा। ये बहुत बड़ी हवेली थी। इसके एक हिस्से पर बालाई मंजिल भी थी। नौकर मवेशियों वाले कमरे के साथ एक कोठरी में सोता था। लड़की आमतौर पर अपने घर के अफराद के साथ सोती थी, लेकिन 2-3 रातों से वो ऊपर की मंजिल पर सो रही थी। सर्दियों के दिन थे। लोग अंदर कमरों के दरवाजे बंद करके सोते थे। लड़की के लिए रात को निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैंने ये भी देखा कि ऊपर की मंजिल पर आने जाने के लिए एक बड़ी सीढ़ियाँ सामने और पीछे तंग सीढ़ियाँ थीं। लड़की के घर वालों ने बताया कि सुबह उन्होंने देखा कि हवेली का बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लड़की की माँ के साथ भी बातें हुई। वो तो रोती और साफ कहती थी कि लड़की ने उनके ख़ानदान की इज्जत को मलियामेट कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि उसे किस पर शक है। उसने कहा कि लड़की ने कुछ पता ही नहीं चलने दिया। मैं नंबरदार के घर जा बैठा। मैंने वहाँ बहुत से अफराद से पूछताछ की। इनमें बेकायदा और बाकायदा मुखबिर भी थे। इनमें से किसी ने भी ये न कहा कि लड़की का चाल चलन मशकूक था। किसी आदमी पर शक का इजहार न किया गया। नौकर के मुतालिक हर किसी ने कहा कि वो तो बुद्धू सा आदमी था। उसकी उम्र 23-24 साल बताई गई थी। सब उसे बदसूरत कहते थे। उसे इसमें जवानी की शौकी तो थी ही नहीं। मैंने जिससे भी पूछा कि ये कहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि लड़की नौकर के साथ चली गई हो, तो वो हंस पड़ा। मुझे इस किस्म के जवाब मिले कि उसके साथ तो गांव की कोई बदसूरत लड़की भी निकलने के लिए तैयार नहीं होगी। वो तो मवेशियों जैसा था। काम किया, रोटी खाई और सो गया। वो दयानतदार और वफादार नौकर था। ऐसा कभी नहीं था कि हर वक्त लड़की के साथ रहता हो। एक आदमी ने, जो लड़की का मामू या चचा था, ये भी बताया कि यह आदमी तो रखवाली के कुत्ते जैसा था, जो चोरों को भगा देता है और खुद चोरी नहीं किया करता। 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों ने, जिनका लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था, कहा कि ये बड़े ज़मींदार ख़ानदान अपने आप को शाही ख़ानदान समझते हैं। इनके यहाँ शादी हो तो मुजरा करवाते हैं, ओछे तरीक़ों से अपनी अमीरी का इजहार करते हैं, रुपए पैसे से अपने करतूत छुपाते हैं। इनका अपनी रवायात हैं। इस लड़की की खाला की मंगनी गांव में हुई और वो किसी के साथ घर से भाग गई थी। 10-12 साल गुजरे। इस ख़ानदान की एक और लड़की किसी के साथ घर से चली गई थी। इन दोनों ने जागीरदारों के यहाँ शादी कर ली थी। अब ये लड़की भाग गई है तो कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। ये सही है कि इस ख़ानदान की कोई औरत बदचलन नहीं निकली, लेकिन जिसने घर से निकलना चाहा वो बड़ी दिलेरी और सफाई से निकल गई। दरअसल मलिक साहब, इस गांव के एक और साहिब हैसियत आदमी ने कहा कि इस बिरादरी की लड़कियां शहजादियां और रानी बनने के ख्वाब देखा करती हैं। गांव में शहजादियां और रानियां बनी रहती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इसलिए बड़े जागीरदारों और नवाबों के यहाँ जा पहुँचती हैं। इन सब लोगों ने दरअसल मेरे ही इस ख्याल की तायीद और तस्दीक कर दी थी कि ये पुलिस का केस नहीं। मैं इस इरादे से इस गांव से आ गया कि ये केस अपने ASI के सुपुर्द कर दूंगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये केस मरता चला जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि 2-3 महीनों तक कहीं ना कहीं से ये खबर आ जाएगी कि लड़की ने फला गांव में उसी आदमी के साथ शादी कर ली है जिसके साथ वो गई थी। खुदा थाने जाकर मैं ये केस ASI के हवाले करने लगा।
तो पता चला कि उसके पास पहले ही कुछ ज़्यादा केस इकट्ठे हो गए हैं। मैंने ये केस अपने पास ही रहने दिया। एएसआई से कहा कि उसके पास उस तरफ के 1-2 केस हैं, वो जब भी इनकी तफ्तीश के लिए उधर जाए तो एक आध ज़िमनी केस इसका भी बना लिया करे। 5-6 दिन गुजर गए। ये केस मेरे जहन से तकरीबन उतर गया था। मेरे साथ वाले थाने से इतलाई के इश्तहार शोरो गौगा, जिस नौकर और जिस कुत्ते का उसमें हुलिया लिखा गया था, वो दोनों एक गांव में मौजूद हैं। इस तहरीरी इतला में यह भी तहरीर था कि नौकर अगर वही है या वो जो कोई भी है, वो बज़ाहिर पागल लगता है, अपना नाम भी नहीं बताता और ये भी नहीं बता सकता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इस इतला ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस के कागजात में जो हुलिया लिखा जाता है, उसमें इंतहाई बारीकियां भी शामिल होती हैं। मैं जानता था कि थानेदार ने सिर्फ शक पर इतला नहीं दी, उसने अपना शक रफ़े करके इतला भेजी है। वो गांव जहां नौकर और कुत्ता पाए गए थे, लड़की के गांव से 3-3.25 मील आगे था और वो दूसरे थाने के इलाके में आता था। अगर एक इलाके की वारदात की तफ्तीश दूसरे इलाके के थाने में पहुंच जाए तो दस्तूर के मुताबिक दोनों थानेदार मिलकर तफ्तीश करते हैं। मैंने पुलिस का ये ज़ाब्ता अमली तौर पर भी अपनाया हुआ था। मैं इस इतला पर अपने साथ ज़रूरी अमला लेकर रवाना हो गया। गुमशुदा लड़की का गांव रास्ते में पड़ता है। वहां से लड़की के बाप और उसके बड़े भाई को साथ ले लिया। नौकर और कुत्ते की शनाख्त के लिए दोनों का साथ होना ज़रूरी था। पहले हम उस इलाके के थाने में गए। वहाँ के थानेदार ने अपना एक कांस्टेबल मेरे साथ भेज दिया। मैं उस गांव में पहुंचा। वो छोटा सा एक गांव था जिसका अपना नंबरदार था। सबसे पहले तो मैंने नंबरदार से पूछा। उसने बताया कि इस गांव के 2 आदमी 3-4 दिन गुजरे बड़ी अच्छी नस्ल का एक कुत्ता लाए हैं। कहने लगे कि ये खरीद कर लाए हैं। इससे 1-2 दिन पहले जवान सा एक आदमी गांव में आया। वो पागल मालूम होता था। गांव का जो आदमी उसके करीब जाता, उसके आगे वो हाथ फैलाता, फिर हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाता था। उसका ये इशारा सब समझते थे कि वो भूखा है। 2-3 घरों से उसे रोटी मिल गई। जनाब मलिक साहब, नंबरदार ने मुझे बयान देते हुए कहा, मैंने उसे रोटी खाते देखा। उसके हाथ में 2 आदमियों जितनी रोटी थी। रोटी के साथ साग था और वो बड़ी तेजी से सारी रोटी खा गया, जिससे पता चलता था कि वो कई दिनों से भूखा है। उसने इशारे से पानी मांगा। वो पानी के 2 प्याले पी गया। उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो उसने इस तरह हाथ फैलाए और हिलाए जैसे उसे कुछ पता नहीं। यह आदमी हमारे लिए अजीब चीज़ नहीं था। साफ जाहिर था कि बेचारा पागल है। लेकिन अजीब चीज़ ये देखी कि वो 2 आदमी जो कुत्ता खरीद कर लाए थे, उनमें से एक उस कुत्ते को बाहर ले आया। कुत्ता उसके काबू में नहीं आ रहा था। मैं आपको वो कुत्ता दिखाऊंगा। बड़ा खूंखार कुत्ता है। कुत्ते को देखकर लोग दूर हट गए क्योंकि वो हर किसी को काटने के लिए लपकता था। उस आदमी ने कुत्ते को पट्टे से पकड़ रखा था। वो कुत्ते को वैसे ही उस पागल के करीब ले गया। किसी ने दूर से कहा कि कुत्ते को पीछे रखो, इस झल्ले को खा जाएगा। कुत्ते वाले ने इस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे ये बात कही थी। ऐन उसी वक्त कुत्ते ने जोर दिया तो पट्टा उस आदमी के हाथ से निकल गया। कुत्ता दौड़कर पागल के पास गया। मैं भी देख रहा था। अल्लाह की कसम मलिक साहब, मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मुझे 16 आने यकीन था कि कुत्ता इस पागल को चीर फाड़ देगा। पागल उससे डरकर भागा नहीं था। मैंने आंखों से हाथ उठाए तो यह अजूबा देखा कि कुत्ता पागल के इर्द गिर्द इस तरह फिर रहा था कि अपना जिस्म उसके साथ रगड़ता था और उसकी दुम इस तरह हिल रही थी जिस तरह कुत्ते अपने मालिकों को देखकर दुम हिलाते हैं। कुत्ते ने उसके हाथ चाटे और उसके मुंह के साथ भी अपना मुंह लगा लिया। कुत्ते के मालिक ने आगे होकर उसका पट्टा पकड़ा। कुत्ता बड़ी खौफनाक आवाज में गुर्राया और उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाने लगा। उधर से उस आदमी का भाई आ गया। उसने भी कुत्ते को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता उनके काबू में नहीं आ रहा था। कुत्ते को घसीटकर परे ले गए तो कुत्ता और ज्यादा खूंखार हो गया। उन्होंने डरकर कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता फिर दौड़कर पागल तक गया और उसके साथ लगकर बैठ गया। उसके दोनों मालिक उसकी तरफ गए तो कुत्ता गुर्राता हुआ उठा और वो पीछे हट गए। मुझे पहले ही पता चल गया था कि कुत्ता जिस वक्त से उस घर में आया है किसी को करीब नहीं आने देता। मैं उनके घर गया और कुत्ते के मुतालिक बात की।
उन्होंने बताया कि ये जिस मर्द या औरत को देखता है उस पर बड़े गुस्से से गुर्राता है। मैं खुद कुत्ते के पास गया और उसके सर पर और गर्दन पर हाथ फेरने की कोशिश की तो कुत्ता मुझे काटने को आ गया। अगर वो बंधा हुआ न होता तो वो मुझे काट लेता। मैंने उन दोनों भाइयों से कहा कि ये कुत्ता बहुत खतरनाक है, हो सकता है इस पर बावलेपन का कुछ असर हो, और ये भी हो सकता है कि बेचने वालों ने इतनी अच्छी नस्ल का कुत्ता इसी खतरे को देखकर बेचा हो। मैंने इन्हें कहा कि वो इस कुत्ते को छोड़ दें या इसे मार डालें। अब हम इसी कुत्ते को देख रहे थे कि वो इस पागल के साथ इतना प्यार कर रहा था। हमारे गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी है जिसकी जवानी कुत्ते पालते और लड़ाते गुजरी है। उसने इन भाइयों से कहा कि इस पागल को अपने घर में रख लो। ये जो इसके साथ प्यार करता है ये खुदा की ऐसी कुदरत है जिसे हम तुम नहीं समझ सकते। इस पागल को जब कहा कि इन दोनों आदमी के साथ इनके घर चले जाओ तो वो उठकर चल पड़ा। कुत्ता भी उसकी टांगों के साथ अपना जिस्म रगड़ता हुआ चल पड़ा। उस रोज से हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ ये शख्स है जिसके आगे कुत्ता लेट जाता है और उसके पाँव में लोट पोट होता है, और सब इस पर हैरान होते हैं कि जिसे हम पागल समझते हैं वो सारे काम करता है। मसलन मवेशियों को चारा डालता है और इसी तरह कोई भी काम जो उसे बताया जाता है वो करता है। लेकिन पीछे चिढ़कर पूछते रहो कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, ये हैरान होकर पूछने वाले के मुंह की तरफ देखता रहता है या ये कहता है पता नहीं। बोलता है लेकिन बहुत कम। ये पागल और ये कुत्ता इस तरह पहचाने गए कि इस थाने का एक हेड कांस्टेबल किसी तफ्तीश या काम के सिलसिले में इस गांव में आया। उस वक्त ये पागल और कुत्ता घर से बाहर थे। हेड कांस्टेबल की नज़र पहले कुत्ते पर पड़ी, फिर उसने पागल को देखा। नंबरदार ने मुझे बताया कि वो हेड कांस्टेबल के साथ था। हेड कांस्टेबल कुत्ते को बहुत गौर से देखता रहा। उसने कुत्ते के मालिक को बुलाया और पूछा कि ये कुत्ता उसे कहाँ से मिला है। उसने कहा कि खरीदा है। हेड कांस्टेबल ने पूछा कि किससे खरीदा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि कुत्ता बेचने वाला उसे रास्ते में मिला था। उसने उससे ये नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कौन है, गांव का है या नहीं। फिर हेड कांस्टेबल ने पागल को बड़े गौर से देखा और उससे नाम पूछा। पागल ने कहा कि उसे पता नहीं। नंबरदार ने हेड कांस्टेबल से पूछा कि वो इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहा है। हेड कांस्टेबल ने कहा कि वैसे ही पूछा है, उसे शायद कुत्ता अच्छा लगा था। हेड कांस्टेबल ने अपने थानेदार को जाकर बताया कि इश्तहार शोरे गौगा में जिस कुत्ते और नौकर का जिक्र था उन दोनों को उसने इस गांव में देखा है। थानेदार अक्लमंद आदमी था। उसने खुद गांव में जाकर इन दोनों को इस खतरे की वजह से ना देखा कि गांव में शक पैदा हो जाएगा और कुत्ते को भी और इस आदमी को भी गायब कर दिया जाएगा। उसने मुझे इत्तला दे दी। मेरे कहने पर नंबरदार ने मुझे कुत्ते वाले घर में ले गया। लापता लड़की का बाप और भाई भी मेरे साथ थे। मैंने उस घर में जाते ही कहा कि कुत्ते और पागल को मेरे सामने करो। फौरन ही एक दुबला पतला और मरियल सा आदमी कुत्ते के साथ मेरे सामने आ गया। कुत्ते ने लड़के के बाप और भाई की तरफ देखा और प्यार की आवाज़ें निकालता हुआ उनके करीब चला गया। लापता लड़की के बाप और भाई ने पहले तो कुत्ते को पहचाना, फिर उन्होंने अपने नौकर को पहचान लिया। लड़की का भाई चेहरे पर कहर लिए नौकर की तरफ लपका। उसने हाथ इसी तरह आगे कर रखे थे जैसे पागल से इस नौकर को ये नाखूनों से चीर फाड़ देगा। लड़की के बाप ने बड़ी नंगी गाली देकर कहा, सर खोल दो इसका। मैं दोनों के आगे हुआ और उन्हें पीछे हटा दिया। नौकर को देखा, वो चुपचाप खड़ा था। बाप बेटा मेरे डर से रुक गए, वरना वो नौकर पर और उन दोनों भाइयों पर जिनका ये घर था बुरी तरह टूट पड़ते। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नौकर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उसने गर्दन को जरा सा खम देकर सर यूं हिलाया जिसका मतलब था कि उसे अपना नाम नहीं मालूम। मैंने उसके दोनों कंधों से पकड़कर जोर से हिलाया और पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है और यहाँ क्यों आया है। अब उसके चेहरे पर खौफ का गहरा तासुर था और उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थीं। उसने उन दोनों भाइयों को देखा जिन्होंने उसे अपने पास रख लिया था। मकरा है, लड़के के बाप ने कहा। जनाब आप ज़रा पीछे हट जाएं, लड़की का भाई बोला। ये अभी बोल पड़ेगा और अपने बाप तक का नाम भी बताएगा। जो काम मुझे करना था वो मैं इनसे नहीं करवा सकता था। मैंने नौकर और एक भाई को अपने कांस्टेबल के हवाले किया और दूसरे भाई को अपने साथ लेकर उन्हीं की ड्योढ़ी में
चारपाई मंगवाकर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि इन लोगों का कुत्ता और ये नौकर यहाँ किस तरह पहुँचा है? कुत्ता हम दोनों भाइयों ने खरीदा था, उसने जवाब दिया। किससे? हम दोनों भाई कहीं जा रहे थे, उसने जवाब दिया। रास्ते में एक आदमी मिला, उसके पास ये कुत्ता था। हमने उससे पूछा कि वो कुत्ता बेचना चाहता है, तो उसने जवाब दिया कि उसे अभी रकम मिल जाए तो अभी बेच देगा। हमने उसे 10 रुपये दिए, उसने 15 मांगे। आखिर उसने 12 रुपये पर कुत्ता हमें दे दिया। कौन था वो आदमी? मैंने पूछा। ये मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। हमारी तरह वो भी कहीं जा रहा था और हमें रास्ते में मिला था। नौकर के मुतालिक वही बात बताई जो नंबरदार मुझे बता चुका था, यानी ये शख्स हमारे गांव में आया और इसने 2-3 घरों से रोटी मांगी। उसने ये भी बताया कि उसे उन्होंने इसलिए अपने घर रख लिया है कि कुत्ता उसके साथ प्यार करता है। मैंने इस भाई को अपने कांस्टेबलों के हवाले करके दूसरे भाई को बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछे। उसके जवाब भी यही थे, लेकिन उसने कुत्ते की कीमत 15 रुपये बताई जो उन्होंने दी थी। लेकिन तुम्हारा भाई कहता है कि तुम लोगों ने कुत्ता 18 रुपये में ख़रीदा था। मैंने उसे चक्कर देने के लिए कहा। हाँ हाँ जनाब आली, उसने कहा। मुझे याद नहीं आ रहा था, कीमत शायद 18 रुपये ही दी थी। उस शख्स ने अपने खिलाफ शक पक्का कर दिया। मैंने उससे नौकर के मुतालिक पूछा तो उसने बिल्कुल वही जवाब दिया जो उसका भाई पहले ही दे चुका था। मुझे अब ज़्यादा सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं थी। देखो मेरे दोस्त, मैंने उसके सर पर हाथ रखा और ज़रा हिलाकर कहा, तुम जिसे जुर्म समझ रहे हो वो दरअसल जुर्म नहीं है। ऐसे करो, लड़की, उसका जेवर और वो जो रकम साथ लाई है वो मेरे हवाले कर दो। वो यूं उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका मुंह खुल गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस मामले को यहीं ख़त्म करा दूंगा। मैंने कहा, लड़की का बाप और भाई साथ हैं, मैं उनके साथ तुम्हारा राजीनामा करा के उठूंगा। उसकी तो जैसे ज़बान ही बंद हो गई थी। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया, तब उसकी ज़बान ज़रा सी रवां हुई। नहीं जनाब, उसने हकलाते हुए कहा, हमारे पास कोई लड़की नहीं। इन दोनों आदमी को जो आपके साथ आए हैं मैं जानता तक नहीं। मैंने उस पर जिरह की और बहुत कुछ कहा, लेकिन वो अपने इनकार पर कायम रहा। मैंने उसे कांस्टेबलों के हवाले करके उसके भाई को बुलाया। तुम क्या कहते हो कि तुमने कुत्ता 12 रुपये में ख़रीदा है? मैंने कहा। और तुम्हारा भाई कहता है कि 18 रुपये में ख़रीदा है। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों में से कौन सच्चा है? वो कुछ देर सोच में पड़ा रहा और मैं उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। अचानक उसके चेहरे पर ज़रा सी चमक आई और उसने कहा, दरअसल बात यूं हुई थी कि जब सौदा हो रहा था तो मेरा भाई ज़रा परे खड़ा था। उसे मालूम नहीं कि मैंने कितने पैसे दिए हैं। तुमने कुत्ते का 1 पैसा भी नहीं दिया। मैंने कहा, असल बात तुम्हारे भाई ने बता दी है। तुम अब यूं करो कि वो लड़की बमे जेवर और रकम मेरे हवाले कर दो। उसका भी वही हाल हुआ जो उसके भाई का हुआ था। ये बड़ा भाई था और कुछ अक्लमंद नज़र आता था। ये शख्स जल्द ही संभल गया। मैंने उसे एक बार फिर कहा कि वो सच्ची बात बता दे और मैं ये मामला यहीं गोल कर दूंगा। सच्ची बात तो यह है जनाब आली, उसने कहा, हमें एक कुत्ता आवारा फिरता नजर आया था, इसे आप चोरी कह लें। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हम अपने गांव को वापस आ रहे थे। हमने कुछ देर देखा कि कुत्ते का मालिक कहीं से आता है या नहीं। जब कोई भी आता नजर न आया तो हमने कुत्ते को पकड़ लिया और गांव ले आए। गांव में आते ही इसने हम पर भौंकना और गुर्राना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने नौकर के मुतालिक वही बात बताई जो मैं पहले बता चुका था। ये एक नया झूठ था जो उसने बोला था। इस किस्म के मुलजिमों से थाने में बेहतर तरीके से तफ्तीश की जा सकती है। मैंने वहाँ वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। ज़रूरी कार्रवाई ये थी कि इस घर की तलाशी लेनी थी। वो दोनों शोर शराबा करते रहे और मैंने इस घर की मुकम्मल तलाशी ली। इनकी औरतों का जेवर निकाल कर लड़की के बाप और भाइयों को दिखाया, जिसे वो शनाख्त ना कर सके। इन दोनों को मैंने गिरफ्तार तो ना किया, अलबत्ता अपने कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। कुत्ते की बरामदगी का कागजी कार्रवाई की, जिस पर गवाहों के अंगूठे लगवाए। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 3:30 बज रहे थे। मुझे वक्त का ज़रा सा भी एहसास न था। मैं यही महसूस कर रहा था कि मेरा सर चकरा रहा है। काम खत्म होने तक 4 बज गए। मैं नंबरदार के घर जाकर लेट गया। मुझे थोड़ी सी देर की नींद की ज़रूरत थी। नंबरदार ने मेरे कहने पर लड़की और इसके बाप भाइयों के लिए भी चारपाई का इंतज़ाम फ़ौरन कर दिया। दोनों मुश्तबा और नौकर पर मैंने पहरा खड़ा कर दिया। मुझे नंबरदार ने जगाया। उसने जगाने की माफ़ी मांगी
और वो खबर दी कि जिसने मेरी नींद उड़ा दी। मलिक साहब, उसने सरगोशी में मुझे बताया, एक लड़की की लाश की इत्तला आई है। ये मेरा थाना नहीं, मैंने कहा, अपने थाने में इत्तला कर दो। ये तो मैं भी जानता हूँ हुजूर, नंबरदार ने कहा। आपको इत्तला इसलिए दी है कि वो लाश एक जवान लड़की की है। मैंने सोचा कि हो सकता है लाश उसी लड़की की हो जिसे आप बरामद करना चाहते हैं। इत्तेफाक से लड़की का बाप और भाई भी आपके साथ हैं। आप भी चलकर लाश देख लें और इन्हें भी दिखा दें। अपने थाने में इत्तला करने के लिए मैंने चौकीदार को भेज दिया है। नंबरदार का ख्याल दुरुस्त हो सकता था। मेरे जहन में भी यही बात आई कि जब मैं इस गांव में आया था तो लड़की इस गांव में मौजूद थी। जिनके पास ये लड़की थी, उन्होंने जब ये देखा कि मैंने दोनों भाइयों को पकड़ लिया है तो उन लोगों ने लड़की को कत्ल कर दिया और उसकी लाश कहीं फेंक दी। मेरे लिए लाजमी हो गया था कि मैं लाश देखूं, वरना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ये दूसरे थाने की वारदात थी।